करते हैं। तो डिफेमेशन क्या होता है डिफेमेशन? जब डिफेमेशन आपकी इंजरी होती है रेपुटेशन को, ठीक है, इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, जब किसी लॉफुल एक्सक्यूज के आप किसी दूसरे की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाते हो तो वो डिफेमेशन कहलाता है, क्योंकि अ मैन्स रेपुटेशन हिज प्रॉपर्टी मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी। किसी भी इंसान की जो रेपुटेशन है वो उसकी किसी और प्रॉपर्टी से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो डिफेमेशन को अगर हम दो तरीके से हो सकता है, मतलब दो तरीके का होता है, एक लाइबल एक सिलेंडर। दो तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइबल सिलेंडर। लाइबल कौन सा होता है? पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म। पब्लिकेशन, आप कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो कैसे दे रहे हैं? किसी परमानेंट फॉर्म में। परमानेंट फॉर्म जिसको बार बार देखा जा सके, बार बार पढ़ा जा सके। और ये स्टेटमेंट मतलब जो डिफेमेशन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, आपका रिटन भी हो सकता है, जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी तरीके से वो डिफेमेशन किया जा सकता है। अगर वो परमानेंट फॉर्म में है तो वो आपका लायबल कहलाता है, और अगर वो किसी परमानेंट फॉर्म में नहीं है तो वो आपका सिलेंडर कहलाता है। जैसे कि वर्ड्स स्पोकन या जेस्चर, तो वो आपका सिलेंडर कहलाता है। अगर प्रिंटिंग है, पिक्चर है, वीडियोग्राफी है, कोई भी इस तरीके का फॉर्म जो जिसको रिपीट किया जा सके, दोबारा वो लोगों की नॉलेज में आ सके, वो लायबल। लायबल एंड सिलेंडर। पहले बताना है कि डिफेमेशन होता क्या है। आप एक दो डेफिनेशन दे देंगे, विनफील्ड, सामंड वगैरह की, जिसकी भी आपको याद रहे वो बताना है। आपका डिफेमेशन क्राइम भी है अंडर आईपीसी। डिफेमेशन आपका टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। टॉर्ट में सूट फाइल करते हैं तो कंपनसेशन ग्रांट होता है, और अगर आप क्रिमिनल केस फाइल करते हैं सो पनिशमेंट होती है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। क्या क्या असेंशियल्स क्या होंगे डिफेमेशन के? तीन असेंशियल्स हैं। द वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। जो आप बात बोल रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, दैट मस्ट बी फॉल्स, वो झूठी होनी चाहिए और उसको बदनाम करने की इंटेंशन से की जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बात भले ही कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच है तो वो डिफेमेशन नहीं होगी। सो द वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। सेकंड, द वर्ड मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। जो बात हम बोल रहे हैं वो प्लेंटिफ जिसका डिफेमेशन हुआ हो उसी को रेफर करती हो, उसके अलावा किसी और को नहीं। ऐसा नहीं कि जनरली किसी को रेफर कर रहे हो, जिसका डिफेमेशन हो रहा है उसी के रिगार्डिंग वो बात कही गई है। द वर्ड, थर्ड जो असेंशियल है यहाँ, द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड। जो डिफेमेटरी वर्ड हैं उनका पब्लिकेशन होना जरूरी है। पब्लिकेशन डज नॉट मीन कि वो अखबार में छप गए, मैगजीन में छप गए। पब्लिकेशन मीन्स जिसने डिफेमेशन किया और जिसका डिफेमेशन हुआ उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में वो बात आ जाए तो हम कहेंगे पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, डिफेमेशन होने वाले और डिफेमेशन करने वाले के अलावा किसी और पर्सन की नॉलेज में उस बात का आना पब्लिकेशन कहलाता है। सो द वर्ड मस्ट बी पब्लिश्ड। एक आपसे इनुएंडो पूछ लेते हैं। इनुएंडो, इनुएंडो क्या होता है? इनुएंडो एक स्टेटमेंट होता है विच इज प्राइमा फेसाई इनोसेंट बट इट हैज लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग विच इज डिफेमेटरी। इनुएंडो, जब किसी को आयरनिकली हम डिफेम करते हैं, उसके बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज इनुएंडो। ठीक है, ऑर्डिनरीली वो अगर उसको प्राइमा फेसाई देखते हैं तो इनोसेंट लगता है वो वर्ड, लेकिन वहां पर उसका जो लेटेंट मीनिंग होता है वो डिफेमेटरी होता है, वो आपका इनुएंडो कहलाता है। अब क्या क्या यहाँ पर डिफेंसेस हैं? डिफेंसेस इन एक्शन फॉर डिफेमेशन। मैडम डिफेमेशन के इन्वेंटो लिए एक बार क्या क्या? दोबारा बताना। मैम ये इनोवेंडो वर्ड स्टडी मटेरियल में तो नहीं दिख रहा। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जस्ट मैडम मैंने इसका आपको थोड़ा ये एग्जाम्पल बता दे दिया। दो जब जिससे ये समझ में मैम, आ जाएगा। ये इन्वेंटो का इन्वेंटो समझाओ जी एग्जाम्पल जो दोबारा। राहुल गांधी ने बोला था कि सारे मोदी चोर होते हैं, तो ये उसी में, तो यही एग्जाम्पल नहीं, ये उसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैं अपने चार दोस्तों के साथ बैठी हूँ, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। ठीक है, मतलब उन दोस्त, मुझे पता है कि उनमें से ही किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, या मुझे पता है कि
A B C D हम 4 लोग हैं, मुझे पता है कि मेरी घड़ी B ने चुराई है और मैं ये कहती हूँ वहाँ पर आयरनिकली कि B बहुत ईमानदार आदमी है, B ने मेरी घड़ी नहीं चुराई है, ठीक है? सो वहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसे सामने से वो जो स्टेटमेंट है, वो ये रेफर नहीं करता कि मैं उसके ऊपर सीधे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आयरनिकली उसको बोल रही हूँ कि मेरी घड़ी बी ने ही चुराई है, ठीक है? दिस इज इनुएंडो. These words are not defamatory in ordinary sense, but they convey a different meaning because of peculiar or special circumstances. ठीक है? This is called innuendo. समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है. बट ये स्टडी मटेरियल में वर्ड है? हाँ मिल गया, गॉट इट, थैंक यू। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप स्टडी मटेरियल से ढूंढने चलेंगे तो क्लास नहीं कंप्लीट हो पाएगी, मतलब ये हमारा सिलेबस. आप समझ लीजिए, दिमाग में रखने की कोशिश करिए. पहले भी मैंने बताया था जब क्लास ली थी. क्या क्या डिफेंसेस क्या क्या होंगे डिफेमेशन के लिए. जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ. आप ये कहें कि जो हम कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है, वो सही बात है, तो वो डिफेंस होगा फॉर डिफेमेशन. ठीक है. दूसरा फेयर कमेंट. जब आप किसी के लिए फेयर कमेंट करते हैं, जब आप कोई एनालाइज करते हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या फिर कोई आप किसी पर्सन को, मतलब कोई आपका कोई एक्टर है या कोई जो है ना किसी भी तरीके का मतलब कोई बुक पब्लिश हुई है, राइटर है, तो उसके बारे में जब आप पेयर कमेंट करते हैं, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई कमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफेंस अगेंस्ट डिफेमेशन. थर्ड आता है प्रिविलेज. प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, क्वालिफाइड प्रिविलेज. प्रिविलेज के जो केस होते हैं जैसे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, मिलिट्री प्रोसीडिंग्स हो गई, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हो गई, दीज आर प्रिविलेज्ड. तो उस दौरान कुछ भी कहा जाए तो वो डिफेमेशन नहीं होता है. और फिर आता है अपोलॉजी. अगर आपने ये कोई पार्लियामेंट के डिफेमेशन साथ क्या किया बताया है. आपने? जी. पार्लियामेंट के साथ क्या बताया आपने? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. पार्लियामेंट में लोग एक दूसरे के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो सब डिफेमेशन में नहीं आता. ये डिफेमेशन मिलिट्री नहीं वगैरह होता में है. भी? जी. मिलिट्री में भी? मिलिट्री प्रोसीडिंग्स, कुछ मिलिट्री प्रोसीडिंग्स में भी होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी होता है, कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग हो, वो मिलिट्री भी कोर्ट वो की सब में भी प्रोसीडिंग। होता है. कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी अगर कोई बात कही गई है तो वो डिफेमेशन में नहीं आता. एक प्रिविलेज बताया, अच्छा ठीक है। और फिर एपोलॉजी. अगर आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर माफी मांग लें, जिस जहां आपने पब्लिश किया था कि वो गलती से हो गया था, तो दैट इज ऑल्सो डिफेंस अगेंस्ट डिफेमेशन. एपोलॉजी एक्चुअल में तो नहीं है ना ये, मतलब ऐसा वो नहीं उस केस है में हो सर्ट। सकता है अगर कुछ पब्लिश हुआ है किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, और फिर आप उस ही न्यूज़पेपर या मैगजीन में आप उसके लिए अपोलॉजी मांग लें अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर, तो वो अपोलॉजी आपका वहां पर कंसिडर हो जाता है. ऐसा नहीं कि बोला, वीडियो बना ली या फिर मतलब वीडियो है उस तरीके से कोई डिफेमेशन हुआ है, तो वहां पर नहीं हो पाएगा. कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं. इसके बाद आता है आपका न्यूसेंस. देखिए न्यूसेंस. न्यूसेंस आपका आया है फ्रेंच वर्ड न्यूएरे से, जिसका टॉर्ट में मीनिंग क्या होता है, अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड. न्यूसेंस में क्या हो रहा है, न्यूसेंस में आप किसी अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हैं दूसरे के एंजॉयमेंट में, ठीक है, या जो उसका राइट है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का, उसमें आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हैं, दैट इज न्यूसेंस. ठीक है. न्यूसेंस इज अ रॉन्ग डन टू अ मैन बाय लॉफुली डिस्टर्बिंग हिम इन हिज एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो न्यूसेंस क्या होता है कि आप एक रॉन्ग कमिट कर रहे हो किसी पर्सन को, उसको डिस्टर्ब करके जब वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा था. ठीक है? मैं अपने घर में हूँ, आराम से सो रही हूँ,
रोज खट 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 की आवाज आने लगती है। मेरा पड़ोसी है, वो रात को अपना कोई उसने वर्कशॉप खोली हुई है अपने घर में, तो वो मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है कि कोई पर्सन है, उसने कुछ ऐसी उसके घर से ऐसी आवाजें आती हैं जिससे मुझे डिस्टरबेंस होती है, या फिर किसी ने कोई ऐसा सामान रखा हुआ है, गैसेस निकलती हैं वहां से, मुझे उससे मैं प्रॉपरली नहीं रह पा रही हूँ, बीमारी फैल रही है, मतलब मैं बीमार हो गई हूँ उससे, कोई फ्यूम्स निकल रही है। सो दिस इज ऑल न्यूसेंस। न्यूसेंस में एन्जॉयमेंट में डिस्टरबेंस होता है। मेरा राइट है मेरी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली एन्जॉय करने का, वो डिस्टरबेंस होता है। न्यूसेंस 2 तरीके का हो सकता है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस जहाँ पर एक जनरल पब्लिक को एक अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है, वो आपका पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। पब्लिक रोड पे गड्ढा खोद दिया, पब्लिक वे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वहां पर बना दिए जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस आपका क्राइम भी है। पब्लिक न्यूसेंस एक क्राइम है, और ये एक सिविल रॉन्ग ये सिर्फ तब हो सकता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल इंजरी हुई हो। पब्लिक न्यूसेंस अगर होता है तो उसके लिए क्रिमिनल केस फाइल होगा, लेकिन प्राइवेट न्यूसेंस के लिए टॉर्ट के अंडर सूट फाइल होगा। ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस के लिए कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तब एक्शन ला सकता है जब उसको कोई स्पेशल या पर्टिकुलर डैमेज हुआ हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पब्लिक, और लोगों से ज्यादा उसको नुकसान हुआ हो, उसका जो ये डैमेज था वो डायरेक्ट डायरेक्ट था, और उसको सब्सटेंशियल यहाँ पर डैमेज हुआ है। ठीक है, तो वो सूट फाइल कर सकता है। प्राइवेट न्यूसेंस में अगर उसको अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है ड्यूरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, और उसकी वजह से उसको कोई डैमेज कॉज होता है, तो न्यूसेंस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है मैडम, ये जो ट्रेसपास है, जी। इसमें एक जो ये परसे है, ये हम्म। समझ में नहीं आया। मैं कई बार कोशिश कर ली। ट्रेसपास पर से है। हाँ, मतलब बिना प्रूफ के हम इसको वो कर लेते हैं ना। नहीं, मुझे समझाइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ट्रेसपास पर ये से है, और ट्रेसपास किया है, उसमें सबूत देने की जरूरत नहीं रहती ना, यदि मान लो वो हम टोर्ट कमिट हुआ है। ट्रेसपास टू लैंड। हम्म। ट्रेसपास अगर देखिए, ट्रेसपास पर से मतलब ये है कि यहाँ पर आपको, अगर कोई पर्सन आपकी लैंड के ऊपर हम्म। आपके बिना परमिशन के एंटर कर जाता है, तो वो ट्रेसपास पर से है। यहाँ पर आपको ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसकी वजह से कोई यहाँ पर डैमेज हुआ है। आप हम्म। नहीं चाहते कोई पर्सन आपकी लैंड पर आए, और वो फिर भी आए, तो जरूरी थोड़ा ही लैंड आपके घर पे कदम रखते ही आपको कोई नुकसान ही हो जाए उससे। बट अगर ये टॉर्ट है तो टॉर्ट है, आपको यहाँ पर कोई अच्छा, स्पेशल ठीक है। नहीं वो नहीं, देने की जरूरत अब मैं नहीं है। समझाऊं, मैं ये सोच रहा था कि इसमें जी, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वो आदमी आया था, केवल थोड़ा। अब ठीक है, अब ठीक यहाँ पर प्रूफ ऑफ डैमेज नहीं देना आपको। है। ओके ये ओके। तो अपना, तो आप केस तो प्रूव करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है। अब आपका आता है वाइकेरियस लायबिलिटी, हमारा हो गया था। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस पर आ जाते हैं। देखिए, नेग्लिजेंस क्या होती है कि यहाँ पर प्लेंटिफ की ड्यूटी थी, ड्यूटी ऑफ केयर थी, और उसने ड्यूटी का ब्रीच किया है। नेग्लिजेंस क्या है कि आपकी कोई ड्यूटी थी, ठीक है। नेग्लिजेंस को पहले ये टॉर्शियस लायबिलिटी में नहीं माना जाता था, मतलब पहले ये मानते थे कि नेग्लिजेंस जो है किसी और टॉर्ट के साथ इंक्लूड करके आएगी, तो वो एक टॉर्ट बनेगा, मतलब किसी और टॉर्ट का पार्ट माना जाता था नेग्लिजेंस को। लेकिन अब क्या हुआ कि एक केस जो आया था, मैंने आप लोगों को बताया था, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन।
डोनो वर्सेस स्टीवेंसन ने कहा कि नेग्लिजेंस एक स्पेसिफिक टॉर्ट है, एक स्पेसिफिक टॉर्ट है, जरूरी नहीं है कि नेग्लिजेंस किसी और टॉर्ट के साथ कमिट हुआ है। अगर यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर था और उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है तो नेग्लिजेंस है, और एक ये स्पेसिफिक टॉर्ट है, और अगर ये स्पेसिफिक टॉर्ट कमिट हुआ है तो कंपनसेशन के लिए लायबल है। जो डोनो वर्सेस स्टीवेंसन का केस मैंने आप लोगों को बताया था, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या हुआ था, ये जो जिंजर बियर बॉटल के केस के नाम से भी जानते हैं, वो एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने जिंजर बॉटल खरीदी थी, एक ने और दूसरे को सर्व की, उसने उसको कंज्यूम किया, उसमें से बाद में वो स्नेल निकला, उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई। फिर ये हुआ कि किसको सू करे, उसने कंपनी को सू किया। कंपनी ने ये कहा कि भाई हमारा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आपने तो हमारे से जिंजर बियर नहीं खरीदी, आपके फ्रेंड ने खरीदी थी, तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और आपको हम कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं है। बट फिर बाद में इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि नहीं, यहाँ पर जो ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी थी कि आप मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको ध्यान रखें और आपके किसी प्रोडक्ट की वजह से किसी को नुकसान नहीं है। तो आपकी ड्यूटी जो है एंड कंज्यूमर तक की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी ड्यूटी वहीं तक है जिसने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए वो सिर्फ वहीं तक लायबल नहीं है जहां तक उसने प्रोडक्ट बेचा है, वो वहां तक लायबल है एंड कंज्यूमर तक। तो यहाँ पर नेबरहुड का प्रिंसिपल भी आया था इस केस में, दोनों यस यस वर्सेस स्टीवेंसन में, और इसमें यही कहा गया था कि ये जो है नेग्लिजेंस एक स्पेसिफिक टॉर्ट है, ये सिर्फ सिंपली किसी और टॉर्ट का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नेग्लिजेंस को एक स्पेसिफिक टॉर्ट बताया और ये कहा कि अगर ड्यूटी ऑफ केयर है और उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है तो नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हुआ है। यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होंगी फॉर द लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस, दैट द डिफेंडेंट वाज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर। यहाँ पर डिफेंडेंट की ड्यूटी थी ड्यू केयर की, एंड द ड्यूटी वाज टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ के लिए उसकी ड्यूटी थी। देयर वाज ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ, एंड देयर वाज कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी और डैमेज देयर बाय, और जब उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ तो उसकी वजह से कोई इंजरी कमिट हुई। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका क्या हुआ, नेग्लिजेंस हुआ। ठीक है, नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हुआ, और नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हुआ तो अब कंपनसेशन पे करना होगा। दिस इज नेग्लिजेंस। तो क्या क्या असेंशियल्स है हमारे यहाँ पर, असेंशियल सबसे पहले ड्यूटी ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, थर्ड ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, एंड फोर्थ वन कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी इंजरी और डैमेज देयर बाय। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये आपका डोनो वर्सेस स्टीवेंसन। डोनो वर्सेस स्टीवेंसन, यहाँ पर ब्लिथ वर्सेस बर्मिंगम वाटर वर्क्स वाला भी आ जाता है कि यहाँ पर उसको नेग्लिजेंस नहीं माना गया था उनके पार्ट पर, जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी सीवियर फ्रोस्ट की वजह से बस्ट हो गया था, प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, तो ये कहा गया कि उनके पार्ट पर नेग्लिजेंस थी। देयर वाज नो नेग्लिजेंस, दैट वाज इनएविटेबल एक्सीडेंट। या फिर यहाँ पर कोई रीजनेबल मैन फोर्स ही नहीं कर सकता, दैट वाज द रीजन फॉर द डैमेज दैट वाज कॉज्ड। मैम ड्यूटी ऑफ केयर और उसके बाद ड्यूटी टुवर्ड्स प्लेंटिफ के बाद 2 पॉइंट्स एक बार रिपीट करना। एक पॉइंट रह गया। ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी एंड कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी। अब आता है आपका मैम वो पाइपलाइन बर्स्ट केस वाली साइटेशन एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। ब्लिथ वर्सेस बर्मिंगम वाटर वर्क्स कंपनी। ब्लिथ वर्सेस बर्मिंगम वाटर वर्क्स कंपनी। रेजरवायर वाला भी था ना इसमें, वो एस वर्सेस वी करके कुछ था। कॉलस वर्सेस मार्शलैंड, वो आपका एक्ट ऑफ गॉड में आता है।
ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी पर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देखिए, सबसे पहले आपका एक केस आया रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज हुई। अभी हम लोगों ने देखा नेग्लिजेंस, यहाँ पर भी कुछ हमारे पास डिफेंसेस आ जाते हैं बाकी, और हमने जनरल डिफेंसेस पढ़े हुए हैं। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में क्या हुआ था कि इन्होंने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में एक रिजर्वायर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। जो पर्सन था यहाँ पर डिपेंडेंट था, उसने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से। तो जो पहले उस लैंड पर क्या था कि माइनिंग हुई थी, वहां पर कुछ माइनिंग शाफ्ट थी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उनको इग्नोर करके अपना रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि वो जो नीचे शाफ्ट थी उनसे वाटर लीक होकर के प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पर पहुंच गया, और उसको कोल माइंस थी आई होप वहां पर, और उसको काफी डैमेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू किया कि आपने, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पार्ट पर कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, मैंने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पर काम करवाया। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस ब्लैकबर्न ने यहाँ पर एक रूल प्रोपाउंड किया। इन्होंने कहा that if a person for his own purpose brings on his land anything which is likely to escape and cause mischief, then he is prima facie answerable to all the damage। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल इन्होंने दिया, और ये कहा कि अगर कोई पर्सन अपने बेनिफिट के लिए अपनी लैंड पर कोई चीज जमा करता है जो एस्केप कर सकती है और मिसचीफ कोज कर सकती है, तो वो आंसरेबल होगा प्राइमा फेसाइली, कोई भी डैमेज होता है भले ही वो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सेप्ट। यहाँ पर कई सारे इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कौन मैम कौन ये से मतलब डिफेंस यहाँ पर इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अवेलेबल है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हमारे पास कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है। तो इस रूल के एप्लीकेशन के लिए क्या क्या जरूरी होगा? सबसे पहले डेंजरस थिंग होनी जरूरी है। अगर आप कोई चीज जमा करते हो और वो डेंजरस है, देखिए कोई भी अगर पानी है, पानी जनरली हाँ, डेंजरस यही मैं पूछना चाह रहा था, पानी तो डेंजरस है नहीं, जी। डेंजरस नहीं है ना, हम ये पहला ही पॉइंट एक डेंजरस होना चाहिए। पानी डेंजरस हो सकता है, वही तो मैं बता रही हूँ कि पानी डेंजरस हो सकता है जब उसको एक्सेसिव आप क्वांटिटी में जमा करेंगे। आप रिजर्वायर बना रहे हो तो वो एक्सेसिव क्वांटिटी में हो गया, वो कहीं से भी लीक हो जाता है तो क्या होगा? संभाल पाएंगे आप उसको? तो अब पानी हो गया ना डेंजरस। डैम है, डैम टूट जाए तो वो डेंजरस हो गया ना। आपके घर में वाटर टैंक है 500 लीटर का, 1000 लीटर का, वो डेंजरस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में कोई भी चीज जमा करते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। आपके घर में 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर हैं गैस के भरे हुए, तो वो डेंजरस इतने नहीं है। लेकिन अगर आपने 150 सिलेंडर रखे हुए हैं तो वो डेंजरस हो सकते हैं। कोई भी चीज अगर कोई मतलब लिमिटेड है तो वो डेंजरस भले ही ना हो, लेकिन अगर वो कोई चीज एक्सेसिव में है तो वो डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेंजरस थिंग, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। आप उसको इस तरीके से जमा कर रहे हो कि जिस लैंड का आप नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं, एंड एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, और वो डेंजरस थिंग एस्केप हो जाती है तो ये मैम वो स्ट्रिक्ट पर्सन के यहाँ लिए पर है लायबल होगा। ये जी, स्ट्रिक्ट के लिए है ये। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए अच्छा। वो पर्सन यहाँ पर लायबल होगा जिसने वो उस चीज को जमा किया है। ठीक है, वो ही यहाँ पर आंसरेबल होगा जो अपनी लैंड के ऊपर उस चीज को लेकर आया है अपने पर्पज के लिए। ठीक है, मैम ये वो प्राइम हेलो ऑफिसाई लायबल होगा। ठीक है, मैम ये वाइक्रस उसकी ही लाइबिलिटी में भी जिम्मेदारी है सेम। अगर वो चीज वहां से एस्केप कर जाती है तो। मैम ये वाइक्रस लाइबिलिटी में भी तो आएगा रेनल्ड फ्लेचर वाला केस। ये वाइकेरियस लायबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। रेलैंड ने तो उसको गाइड किया था कि ये करना है। अब आप वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ लेना, मैं पढ़ा चुकी। ठीक है, वो मैं कॉन्ट्रैक्टर वापस नहीं जाऊंगी, इंडिपेंडेंट था, उसने मुझे गाइड टॉपिक नहीं किया। कंप्लीट करना है। मैम एब्सोल्यूट का बता दीजिए। हाँ जी,
तो जो पर्सन लेकर के आया है उसकी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, कोई भी वाटर हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्यूम्स हो, एक्सप्लोजिव्स हो, ये सब जगह अप्लाई होता है कि कोई भी चीज जो एस्केप कर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, चाहे वो पर्सन ऑनर हो या नहीं हो, बट ही इज लायबल if the dangerous thing escape outside the occupation and control of the defendant। ठीक है, इसके क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्शन टू द रूल, टू द रेलेंट्स रूल, इसके क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट, यहाँ पर डिफेंडेंट की नहीं, प्लेंटिफ की गलती थी। सेकंड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर, किसी किसी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर ने यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो एस्केप कर गई। अगला अगला एक्सेप्शन, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो चीज एस्केप कर गई। फिर आता है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया, यहाँ पर प्लेंटिफ की कंसेंट की वजह से ये नुकसान हुआ। और या फिर कोई स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, किसी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से वो मतलब जो है यहाँ पर इंजरी हुई। So these are the defenses which are available against the rule of strict liability या exceptions to the rule of Rayland versus Fletcher। ठीक है, ये था आपका strict liability। अब हमारा आया रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कह दिया गया कि यहाँ पर जो नया प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ और इसको जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो एक्सेप्शंस थे उनको मना कर दिया गया कि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है, कोई भी डेंजरस एक्टिविटी होती है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई डैमेज होता है, तो यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस था, और दूसरा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस लीक केस। ठीक है, ये दोनों में आपका ये रूल इवॉल्व हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। वैसे इवॉल्व तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ, लेकिन इसको बड़े लेवल पर इसमें देखा गया भोपाल गैस लीक केस में। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया, द कोर्ट हेल्ड दैट ओइंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री the rule in Rayland's case is not applicable, and if the exception in the Rayland case are allowed, then in most of the cases people would escape in the liability। ठीक है, it was held that if harm results to anyone on account of accident, such enterprise is absolutely liable to compensate all those who are affected, and such liability is not subject to any exception of the strict liability। अगर किसी एंटरप्राइज की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसको कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगा। उसको जितने भी लोग उसकी वजह से कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, हार्म कोज होता है, उन सबको कंपनसेट करने के लिए वो लायबल हैं। द लार्जर द एंटरप्राइज द ग्रेटर मस्ट बी द कंपनसेशन। और उन्होंने कह दिया जितनी बड़ी एंटरप्राइज होगी उतना बड़ा कंपनसेशन यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है मैडम, इसमें एक जो आपने पॉइंट उठाया है कि एंटरप्राइज, इसमें लो मास लेवल पे एक्सीडेंट होना चाहिए ना, इससे कोई जरूरी अंतर नहीं है कि मास लेवल पर एक्सीडेंट हो। नहीं, जैसे मान लो कोई बड़ी एंटरप्राइजेज है, उसे छोटा मोटा इश्यू आ गया तो उसमें भी एब्सोल्यूट आएगी, स्ट्रिक्ट नहीं आएगी। देखिए, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन हमें रूल क्या है वो हमें देखना है। ठीक है ना, ये मैम इन दोनों में अंतर तो बस डिसाइड करेगा कि वहां पर वो एब्सोल्यूट मतलब कोई डिफेंस मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। कोई भी एंटरप्राइज है वो अपनी तरफ से तो डिफेंस पेश करेगी ना। अब कोर्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या सिर्फ एंटरप्राइजेस बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के केस में है, या पर्सन सिंपली दो पर्सन के बीच में भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिंपल पर्सन के बीच में नहीं हो सकता। ओके, सिंपल पर्सन के बीच में कैसे होगा ये बताइए। घर में गैस लीक हो गई तो पर्सनल तो हो गया ना, पर्सनल हो गया, बट वो वहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं आती ना, एंटरप्राइजेस थोड़ी ही ना है। द कोर्ट फॉर्मुलेटेड, अभी मैंने बताया कि जब कोई एंटरप्राइज एंगेज्ड होती है किसी डेंजरस एक्टिविटी में
और आप दूसरे लोगों के जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर आप दूसरों की सेफ्टी को थ्रेट करते हो, तब आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी आता है। ऐसे दो पर्सन्स के बीच में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल नहीं आता है। मतलब So the एब्सोल्यूट one party would be some enterprise only, some business मैंने house or क्या कहा, something आपको like मेरे वर्ड्स में समझ में आ रहे हैं? that. Yes. डेंजरस एक्टिविटी, आप अपने घर में कोई डेंजरस एक्टिविटी करते हैं, आपकी खुद की भी तो लाइफ है ना। Done. बताइए। Yes, yes, dangerous activity. I mean, कर तो सकते हैं। जहां पर आप सराउंडिंग एरिया की सेफ्टी को थ्रेट कर रहे हैं। भाई गैस सिलेंडर तो सबके घर में है, लेकिन मैडम वो एक डेंजरस बात और, एक्टिविटी तो नहीं है ना, जनरल यूज के लिए। मैडम जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, that is, it is not necessary for the injured party to prove any intention or negligence on the part of injuring बिल्कुल party. बिल्कुल, वहां पर आपको कुछ नहीं प्रूव करना। कुछ प्रूव नहीं करना। हाँ, और उसके पास अच्छा, कोई डिफेंस भी नहीं है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कि ये हो गया था, एक्ट ओके। ऑफ गॉड हो गया था, कुछ भी हो गया था, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। ठीक है। नहीं मैडम, ये बताइए, एक चीज है, मान लो कोई झुग्गी में बम बना रहे हैं हम्म और वहां ब्लास्ट हो जाता है, हम्म तो वो एब्सोल्यूट में आएगा या डेंजर इसमें आएगा, स्टिक लायबिलिटी में आएगा? उसको वो तो बहुत ज्यादा बड़ी एंटरप्राइजेज है नहीं, उसके पास तो छोटी सी झुग्गी है और गलत काम कर रहे हो और डेंजरस गलत है वो। काम कर रहे हो तो क्राइम में आएगा। ठीक है, विदाउट लाइसेंस आप कर रहे हैं तो वो तो क्राइम में आएगा, फिर तो आप क्रिमिनल केस फाइल करेंगे, फिर आप कंपनसेशन के लिए सूट फाइल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर तो टॉर्ट की बात कर रहे हैं, टॉर्ट स्टेट में सिविल सूट फाइल होते हैं। स्टेट अपने आप कर लेगा, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, धो लेगी, उससे तो रिकवरी होनी नहीं है। हाँ मैम, बस समझ गए, नेक्स्ट टॉपिक करा भेज दो। दिया जाएगा, बाकी सब मैडम अब आगे का बताओ आप। हो गया? अब कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े हम? नो नो मैम, नो क्वेश्चन। ठीक, अब हो गया, टॉर्ट में इतना ही रखिए। अब ज्यादा टाइम हो गया, चलिए मैम थोड़ा कंज्यूमर ठीक है। अब प्रोटेक्शन हमारा करा दो आता है, रिवाइज। ये मैम जो आपने पिछले क्लास में कराए हैं, जो अभी तक के कराए हैं, इतने पॉइंट काफी है ना एग्जाम के लिए? बिल्कुल इतना तो आपको करना ही है। ओके मैम, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन करा दो आप। कोशिश तो मेरी यही है, बट हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं मैम, ज्यादा रुको मत आप। ठीक है, देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ क्या क्या आने हैं आपको। डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बता दी थी, कौन कौन सी डेफिनेशन आप लोगों को करनी है। कंप्लेंट, कंज्यूमर, मैं धीरे धीरे बताना एक बार। कंप्लेंट्स, कंज्यूमर, 6 में कंप्लेंट है, 2(6) में कंप्लेंट है, 7 में कंज्यूमर है, 9 में कंज्यूमर राइट्स हैं, 9 में कंज्यूमर राइट्स हो गए, 47 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। 247 में एक बार दोबारा बता दो प्लीज। अरे सर, मतलब क्लास का टाइम देखूं तो मैं खत्म हो चुका। कंप्लेंट, कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैम इनके पेज नंबर या सेक्शन बता देंगे? वो सब कंप्लेंट बताया मैंने, 2, 6, 2, 7, 2, 9, 247 सेक्शन 2 के क्लॉजेज हैं ये सब। एक बार और बोल देना मैम। सेक्शन 2 का क्लोज 6, क्लोज 7, क्लोज 9 एंड क्लोज 47। ओके, थैंक यू। ये मैम, ये काउंसिल बता दो आप, जल्दी से कॉन्सेप्ट बता दो, ये सेक्शन हम अपने आप देखते रहेंगे मैम। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ कंज्यूमर कौन होता है। अब हम आते हैं सीधा काउंसिल पे मैम, आ जाओ आप। हाँ जी बिल्कुल।
देखिए सेक्शन 3 से खोल लीजिए आप। सेक्शन 3, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल नोन टू बी द सेंट्रल काउंसिल। ये क्या होगी? एक एडवाइजरी बॉडी होगी। ओके, सिर्फ एक ये एडवाइजरी बॉडी होगी, एडवाइस करेगी किस चीज को लेकर के, किस चीज के लिए एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को? ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? सेक्शन 5 में इसका ऑब्जेक्ट बताया गया है। सेंट्रल काउंसिल का ऑब्जेक्ट होगा जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनको प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देगी, एक एडवाइजरी बॉडी होगी। इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेक्शन 3 में दी गई है, सेक्शन 3 में है और ऑब्जेक्ट इसका हो गया। पूजा जी म्यूट योरसेल्फ। मैम दोबारा से बता दीजिए प्लीज। सेक्शन 3 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगी, इसको हम सेंट्रल काउंसिल के नाम से जान सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो एडवाइस देगी किस चीज के लिए, क्या ऑब्जेक्ट होगा सेंट्रल काउंसिल का? वो एडवाइस देगी फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमर्स राइट्स। ठीक है, फिर ऐसे ही स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी 6 में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही होगा, एडवाइस देना फॉर द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टैब्लिश करेगी, उसका भी ऑब्जेक्ट यही होगा, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी एडवाइजरी बॉडी होगी। ये सेक्शन कौन सा है मैम? 7 and 8 will be established by 8 and 9, हाँ 8 and 9 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ये तीनों आपकी एडवाइजरी बॉडी होंगी। अब आपका आता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी होगी आपकी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम सीसीपीए, मैं अब सीसीपीए वर्ड यूज करूंगी तो समझ जाना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीसीपीए एस्टैब्लिश करेगी। ठीक है, ये एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। उसका काम क्या होगा? इसका काम होता है जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स का अगर कोई वॉलेशन हो रहा है उन मैटर्स को रेगुलेट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रुकवाना, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रुकवाना, उनसे फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से अगर पब्लिक को कोई नुकसान हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करना और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको एनफोर्स कराना। ठीक है, ये आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के काम होंगे। इन्वेस्टिगेट करना, कोई मैटर आता है तो उन इन्वेस्टिगेट करना चीजों, इनको जो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह है इन पे बैन लगाना, कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रही है तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज करना, ये सब चीजें आपका सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी करेगी। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर मैडम ये प्रोटेक्शन नेशनल मैडम कंज्यूमर डिस्प्यूट, मैडम नेशनल कंपोजिशन क्या होगी कंज्यूमर, अथॉरिटी। दोबारा बोलिए जी मैम, ये नेशनल कंपोजिशन क्या होगी? कंज्यूमर, दो एक साथ बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, पहले जो पहले बोल रहे हैं इनको बोल। जिस मैम ये कंपोजिशन और लिखवा दीजिए इसका, किसका दोनों, कंपोजिशन?
सेंट्रल काउंसिल और ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन का, क्योंकि ये ये आप एग्जाम में आया सेक्शन हुआ में है देख लेना, कंपोजिशन। ये आप देख ये लेना एक्ट में सेक्शन, है सुरेश जी। ठीक है, सेक्शन 3 में, जी सेक्शन वो 6 में और सेक्शन उसमें 8 में देख लेना ये आप उसमें कौन-कौन से। उसमें क्लियर नहीं है वो, उन्होंने जो है वो उसमें मेंबर लिख दिए कितने होंगे, लेकिन उसके अलग अलग मेंबर होते हैं, वो अलग अलग किस कौन कौन कहाँ कहाँ से यहाँ लिए पे बस जाएंगे। इतने कहीं क्लियर नहीं है कि कितने होंगे, जितना चाहे स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट उतने बना सकते हैं। ठीक है? मैडम मैडम एक आप और बताना क्लियर मैडम वो करना, सेक्शन। लिखेंगे जो कैसे उसको? लेटेस्ट है ना, जो लेटेस्ट मैडम हम देख रहे अगर हैं, मैम अगर आप तीनों की कंपोजिशन जो है वो अगर आप नोट बना के अगर आप इसमें व्हाट्सएप पे डाल दो, तो हम कम से कम उसके तो अनुसार लिख तो सकते हैं ना उसको। इसमें इतने डेप्थ में नहीं जाना, नहीं पूछा जाएगा आपसे इसका। मैडम मैम ये पूछा गया कंपोजिशन पॉइंट लगता है वो बता दो जल्दी जल्दी। इसमें क्या लिखा है पूछा राइट गया? डाउन द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, 2022 में पूछा है क्वेश्चन। रिड्रेसल फोरम ये आपका अभी आएगा आगे, जो कोर्ट्स हैं वो नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यस वो यही दे कंपोजिशन रखे चाहिए। जी। ये एडवाइजरी बॉडी है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी आगे आप बढ़ने तो दीजिए। हम आगे पढ़ा जी दो। ठीक है, सीसीपीए हो गया हमारा। यस मैम। सीसीपीए में चीफ कमिश्नर होगा एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उतने और अदर कमिश्नर भी हो सकते हैं। एक चीफ कमिश्नर, इसके अलावा और अदर कमिश्नर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होगा। इसका हेड ऑफिस जो होगा आपका नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में होगा और इसके रीजनल ऑफिसेस भी हो सकते हैं। अब इसका सेंट्रल मैम अथॉरिटी ये के कौन से पावर्स एंड सेक्शन में होगा? फंक्शंस क्या-क्या होंगे, सेक्शन 18 में दिए हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीसीपीए, सेंट्रल अथॉरिटी के पावर्स एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी ये आपका जो एक्ट है कुछ टाइम पहले ही एनफोर्स हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए अगर कोई नया क्वेश्चन चाहता है कोई बनाना तो। क्या पावर्स एंड फंक्शंस होंगे? द सेंट्रल अथॉरिटी शैल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास। आपका ये अथॉरिटी कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, और कंज्यूमर राइट्स के राइट्स को वायलेट होने से बचाएगी। अनफेयर, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कोई भी पर्सन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अगर एंगेज है तो उसको प्रिवेंट करेगी। एंश्योर दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इज मेड। किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं बनाया जाए, कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं बनाया जाए। एंश्योर दैट नो पर्सन टेक पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। या फिर अगर कोई मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टीजमेंट बना है तो उसके पब्लिकेशन में कोई एंगेज नहीं हो, इस चीज के लिए इंश्योर करेगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेगी? इंक्वायर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी या इंक्वायरी कराएगी अगर कोई भी कंप्लेंट हुई है, या फिर अपने आप भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। कंप्लेंट वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को भी इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने, नेशनल कमीशन के सामने, स्टेट कमीशन के सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें इंटरवीन कर सकती है। ठीक है, अगर कहीं भी कंज्यूमर्स के राइट्स को वायलेशन हुआ है और उसको लेकर के कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पर वो इंटरवीन कर सकती है। मैटर्स को, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैटर है उसको वो रिव्यू कर सकती है और कोई भी अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर ले सकती है, जिससे कि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। रिकमेंड कर सकती है, कोई भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि उनको अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स को या इंटरनेशनल
प्रैक्टिसेस को, जिससे कि कंज्यूमर्स के राइट्स को एक इफेक्टिव मतलब कंज्यूमर राइट्स मिल सकें। ठीक है, तो ये सारे काम होंगे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मैडम इसका हेडिंग है पावर एंड फंक्शंस, ज्यादातर हाँ तो जी, फंक्शन हुए, पावर कैसे सेग्रीगेट करेंगे तो इसमें? ये पावर एंड फंक्शन सभी कुछ तो हुई, वो एक्शन ले सकती है, ये पावर ही तो है। आपके पास पावर है, आप एक्शन ले लें। पावर होगी तभी तो फंक्शन करेगी ना। ठीक है मैम, ठीक है, आप आगे चले मैम। और अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है सीसीपीए के ऑर्डर से, तो वो अपील कर सकता है नेशनल कमीशन में। अब आता है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे कि आपका वो जो कमीशन था, दिस इज द कमीशन, डिस्ट्रिक्ट मैम कंज्यूमर सेक्शन एक बार डिस्प्यूट, बताएंगे इसका? सेक्शन 28। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एस्टैब्लिश मोर देन वन, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो एक से ज्यादा भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। और उसमें कौन होंगे? अब देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर हमने बनाया है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसमें कम से कम एक मतलब एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, नॉट लेस देन 2। क्या? एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर होंगे, इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जितना यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के चाहे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर होंगे, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट प्लस नॉट लेस देन 2 members and not more than such members as may be prescribed in consultation with the central government। ठीक है, ये हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मैडम प्रेसिडेंट कौन होगा इसका? जी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट जुडिशियल ऑफिसर ही होते हैं, कई बार रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। है ना, रूल्स बनेंगे, उसमें प्रोविजन है, सैलरी, अपॉइंटमेंट और सबका है, आगे प्रोविजन है, लेकिन अभी वो रूल में आएंगे। उसके बाद आप आइए सीधे सेक्शन 34 पर। सेक्शन 34 पर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? District Commission shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of goods or services paid as considered does not exceed 1 crore rupees। ये हमारा लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था कि वो अमेंड हो चुका है नए एक्ट से। ठीक है, किस रूल्स से आप लोगों ने बताया था कि ये अमेंड हुआ है? मैडम ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है, ये 50 लाख हो गया दोबारा, है ना। किसी के पास तो ये हैंड आउट है तो वो अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, अगर कोई मतलब कल नोट है या ऑर्डर है। कल मैं ऑर्डर डाउनलोड करके कर दूंगा, ठीक है। हाँ, जो लिखेगा 50 लाख वो अपनी जिम्मेदारी पे लिखेगा। ये ऑर्डर का जिस रूल के साथ अमेंड हुआ है वो उसके साथ लिखेगा, उसके साथ लिखेगा, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्ट में अभी तक क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का 1 करोड़ तक है, स्टेट कमीशन का 10 अप टू 10 करोड़ है, 1 to 10 करोड़ एंड अबाउट 10 करोड़ आपका नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन मैडम उसी एक्ट में ही लिखा हुआ है प्रोविजन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोविजन कर मैंने सकती बताया है। है, जब भी आप लिखेंगे आप अपने मन से नहीं लिखेंगे, आप वहां पर उस ऑर्डर का रेफरेंस देंगे जहां से भी आप लिख रहे हैं। चलो मैडम 1 करोड़ ही ऑर्डर शेयर कर देना, बाकी ये वाले टॉपिक में ठीक है। मैम आपने जो नोट में है वो आप बता दो,
ऐड करना है तो सतीश जी अगर कुछ मिलता है तो वो डाल देना। मैं डाल दूंगा, ठीक है। डाल दिया जी, देखो आप पढ़ो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मैम 50 कंप्लीट लाख का भी करा डाला दो है। प्लीज। पढ़ने का टाइम नहीं है अभी। हाँ, अभी तो मैडम ने रिवाइज करने दो। मैम प्लीज कोर्स कंप्लीट करा दो। मेरी भी कोशिश यही है, इसलिए मैं आपका लोगों का टाइम एक्सीड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, डोंट यू वरी। मैं करा रही हूँ, लेकिन ज्यादा इंटरप्शन नहीं चाहिए, क्यों फिर डाइवर्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का क्या होगा, जुरिस्डिक्शन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। द अपोजिट पार्टी, अगर अपोजिट पार्टी रहती है, देखिए इनमें से कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि यहाँ नहीं हो रही है वहाँ मतलब इसके बेनिफिट पे कहाँ कंप्लेंट फाइल हो सकती है, या तो कोई अपोजिट पार्टी या ईच अपोजिट पार्टी जहाँ रिजाइड करती है, बिजनेस कैरी करती है, या उसका ब्रांच ऑफिस है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन है। ठीक है, या फिर एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर देयर आर मोर देन वन, या फिर जहां पर एक से ज्यादा अपोजिट पार्टी है, उनमें से कोई एक रहती है, वॉलंटरीली रिजाइड्स, बिजनेस करती है, ब्रांच ऑफिस है, कुछ भी, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है होली या पार्टली, वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। और द कंप्लेनेंट रिजाइड्स और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या फिर जहां पर कंप्लेनेंट रहता है या फिर वो अपना काम करता है, यहाँ इनमें से कहीं पर भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। ठीक है, या तो आप अपोजिट पार्टी के प्लेस पर करना चाहते हैं, आप अपने प्लेस पर करना चाहते हैं, ये जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, वहां पर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। सो जुरिस्डिक्शन क्या होगा, समझ गए। ये अब वो जुरिस्डिक्शन नहीं चलता कि किसी कंपनी ने लिख दिया कि जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली होगा, बैंगलोर होगा, चेन्नई होगा, नहीं, जहां पर कंप्लेनेंट चाहे और उसका कॉज ऑफ एक्शन है, वो सूट फाइल अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, ये आपका हुआ कंप्लेंट। 35 देखिए, द मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड। कंप्लेंट कैसे होगी, कंप्लेंट किसी भी गुड्स के लिए अगर कोई गुड्स कोई भी कंप्लेंट है किसी गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड या एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी, तो क्या होगी, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होगी तो कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, कोई अगर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैं तो उनमें से एक या ज्यादा कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, राइटिंग में भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकती है। जब भी कंप्लेंट फाइल होगी उसके साथ जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी वो भी वहां पर जमा करनी होगी। ठीक है, कंज्यूमर कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई भी इनमें से कर सकता है, और इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकती है, लेकिन जब भी फाइल होगी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे वो राइटिंग में हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, वो प्रेस्क्राइब्ड फीस उसके साथ आपकी पे होगी। जैसे प्लेंट होती है, प्लेंट के साथ कोर्ट फीस जमा होती है, ऐसे ही यहाँ पर कंप्लेंट के साथ आपका प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करनी होगी। ठीक है, ये आपका कंप्लेंट फाइल करने का तरीका हो गया। ये 35 में था ना मैम सेक्शन। जी जी 35 में 36 बता रहे हैं कि जब भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी तो प्रेसिडेंट और कम से कम एक मेंबर उसको सुनेंगे। ठीक है, जब कंप्लेंट मिलेगी, कंप्लेंट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगी तो देखेंगे कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और जब भी अगर कंप्लेंट रिजेक्ट की जाएगी तो कम से कम कंप्लेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको सुनने की, यानी बिना उसको सुनवाई का मौका दिए उसकी कंप्लेंट रिजेक्ट नहीं होगी। और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर अगर वहां पर लगता है कि कोई मीडिएशन के एलिमेंट्स हैं तो मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया जाएगा, अगर लगता है कि मीडिएशन के एलिमेंट्स नहीं है तो उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, एविडेंसेस वगैरह लिए जाएंगे, एफिडेविट्स एविडेंसेस जो भी है दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, बुलाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसीडिंग होगी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी सारी पावर्स वही होंगी जो एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। वो समन कर सकता है,
डिपेंडेंट को भी समन कर सकता है, विटनेसेस को भी समन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसका प्रोडक्शन या डिस्कवरी करा सकता है, एफिडेविट पर एविडेंस ले सकता है, ठीक है। अगर कोई उसको किसी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी से टेस्ट वगैरह कराने हैं तो उनकी रिपोर्ट मतलब टेस्ट करा के रिपोर्ट मंगा सकता है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को कमीशन भेजना है, कमीशन से उसको एग्जामिन कराना है विटनेस को या डॉक्यूमेंट को, तो कमीशन भेज करके उनको वो एग्जामिन भी करा सकता है। तो जो भी यहाँ पर सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास सारी पावर्स होंगी। मैम ये कौन सा सेक्शन बोला आपने 39? 30 नहीं, ये 38 का ही क्लोज 9 था। 38 का क्लोज 9। 39 में तो आपका आ जाता है क्या क्या वो कर सकता है, फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर कोई क्या क्या ऑर्डर वो दे सकता है अपोजिट पार्टी को। District Commission shall issue an order to the opposite party directing to do one or more things। क्या क्या कर सकता है? To remove the defect pointed out the appropriate laboratory। मान लिया लेबोरेटरी से कोई टेस्ट होकर के आया और उसमें कोई कमी निकली, तो उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे सकता है किसी गुड्स से। रिप्लेस द गुड्स विद गुड वन ऑफ द सिमिलर डिस्क्रिप्शन। वो ये ऑर्डर दे सकता है कि जिस गुड्स के लिए मेरे पास कंप्लेंट आई थी उनको आप नई गुड्स से बदल करके दो, ठीक है, जो फ्री हो हर एक डिफेक्ट से। टू रिटर्न द कंप्लेनेंट द प्राइस, या फिर वो ये कह सकता है कि कंप्लेनेंट को उसका पैसा वापस करो और जो भी चार्जेस यहाँ वगैरह लगे हैं वो सब चार्जेस पे करो। टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय इट कंपनसेशन, वो उसको कंपनसेशन भी दिला सकता है। तो ये सारी चीजें, सारे ऑर्डर्स वो दे सकता है। यहाँ पर प्यूनिटिव सर्कमस्टांसेस में वो क्या कर सकता है? टू पे सच कंपनसेशन एज मे बी अवॉर्डेड बाय इट कंपनसेशन। अगर कोई प्रोडक्ट में लायबिलिटी थी तो कंपनसेशन पे करा सकता है, रिमूव करा सकता है। अगर कोई डेफिशिएंसीज थी, कोई डिफेक्ट था तो उनको रिमूव करा सकता है। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो उसको डिसकंटिन्यू कराने के लिए ऑर्डर दे सकता है और बोल सकता है कि आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। कोई भी हेजार्डस या अनसेफ गुड्स हैं, आप उनको सेल के लिए ऑफर नहीं करोगे, या कोई आपने ऑफर कर दी है सेल के लिए हेजार्डस या डेंजरस थिंग, तो आप उसको विड्रॉ करोगे। ये सारे ऑर्डर्स वो दे सकता है, ठीक है। अब अगर कोई इसकी जो अपील होगी वो आपकी होगी जाकर के स्टेट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील स्टेट कमीशन पे। अगर कोई भी इसके ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो उसकी अपील आपकी स्टेट कमीशन में होगी। अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। 42 सेक्शन 42 में स्टेट कमीशन आ जाता है। स्टेट कमीशन कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी स्टेट कमीशन। हर एक स्टेट में एक से ज्यादा भी उसके ऑफिसेस हो सकते हैं, रीजनल मतलब ब्रांचेस हो सकती हैं। इसमें आपका कम से कम मतलब इसमें एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 मेंबर्स होंगे। और 4 मेंबर्स के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन में स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके ज्यादा मेंबर्स चाहती है तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होंगे, ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या होगा स्टेट कमीशन का? जुरिस्डिक्शन जहां पर आपका कंप्लेंट जो गुड्स या सर्विसेज थी उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 1 करोड़ से अप टू 10 करोड़, उसके लिए वो मतलब स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल होगी। कंप्लेंट अगेंस्ट कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट था, किसी वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए सर्विसेज के लिए कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कंसिडरेशन 10 करोड़ डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, अप टू 10 करोड़ था, उसका जुरिस्डिक्शन एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी वो स्टेट कमीशन में। तो जुरिस्डिक्शन आपका दिया है 47 में, ठीक है। 47 में आपका जुरिस्डिक्शन दिया है स्टेट कमीशन का। और इसके अलावा रिवीजन की पावर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या फिर उसके पास जुरिस्डिक्शन था उसने उसका गलत यूज किया है, या फिर उसने अपना जो जुरिस्डिक्शन था उसको एक्सेसिवली यूज किया है, या वहाँ उसके कोई इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ उसने काम किया है, तो उसके पास जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसको अपने पास बुला सकता है। इसको बोलते हैं आप रिवीजन की पावर, ठीक है।
So this is the jurisdiction of state commission. मैम रिवीजन पावर कौन से सेक्शन में है? 47 का बी देखिए आप, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, मतलब वहां पर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी उसको अपने पास बुला लिया और अपने आप डिसाइड करे। तो इसको जो सीपीसी में या फिर इसमें इसको रिवीजन की पावर बोलते हैं। रिवीजन, जब आप सीपीसी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे रिवीजन भी कहा जाता है, यानी अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से किसी केस को अपने पास मंगा करके उसको डिसाइड करना, जहां आपको सुपीरियर अथॉरिटी को ये लगता हो कि वो उसको प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया है या वो उसको प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 49 में प्रोसीजर बताया है कि जो प्रोसीजर होगा सेम वो होगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और इसकी अपील स्टेट कमीशन की वो नेशनल कमीशन में होगी सेक्शन 51 में। यहाँ पर आपको सेक्शंस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्टेट कमीशन की अपील नेशनल कमीशन में होगी। अब 53 में आ जाता है आपका नेशनल कमीशन, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी कि नेशनल कमीशन कौन एस्टैब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। 53 में, 54 में इसका कंपोजिशन एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर, और इसके अलावा जितने भी वो लोग, मतलब उससे ज्यादा नहीं होंगे, जितना भी रूल्स बना के उन्होंने डिसाइड किया हो। एक प्रेसिडेंट 4 मेंबर। देखिए अब डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट, कम से कम 2 मेंबर, ज्यादा कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन एक प्रेसिडेंट, मिनिमम 4 मेंबर, और उसके अलावा विद कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से जितने भी हो। यहाँ पर नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, कम से कम 4 मेंबर, और इसके अलावा जितने भी प्रेस्क्राइब किए जाएं उतने मेंबर। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कम से कम 2 होंगे और स्टेट और नेशनल में कम से कम 4 होंगे, उसके अलावा कितने भी हो सकते हैं जितना भी प्रेस्क्राइब्ड हो, ठीक है। तो ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें ना दिमाग में रख लीजिए। 54, 53, 54 हो गया। पूरा प्रोसीजर वही होगा, जुरिस्डिक्शन जो मतलब प्रोसीजर तो सेम वही होगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का है। अब आता है इसका जुरिस्डिक्शन। 58 में जुरिस्डिक्शन बताया गया है जहां पर जो वैल्यू ऑफ गुड्स है या सर्विसेज हैं दैट एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ के ऊपर के केसेस कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में जाएंगे। कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन था दैट एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज, उसका जुरिस्डिक्शन किसके पास है? नेशनल कमीशन के पास। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, किसी स्टेट कमीशन की अगेंस्ट जो अपील होगी वो नेशनल कमीशन में होगी। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगी? नेशनल कमीशन में जाएगी। और इसके अलावा बी पार्ट, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग बिफोर और हैज बीन डिसाइडेड बाय स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के सामने कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है जिसका उसको लगता है कि नेशनल कमीशन को लगता है कि उसने जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल किया है, वो ये जुरिस्डिक्शन उसमें वेस्ट नहीं करता, या फिर वो इलीगली जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज किया है, मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ किया है, जिसको हम कहते हैं रिवीजन, जो अभी हमने पढ़ा था इसमें सेम स्टेट कमीशन में। तो वो सब जुरिस्डिक्शन किसका होगा? नेशनल कमीशन का होगा, ठीक है। दिस इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन, सेक्शन 58। अब इसकी अपील हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में होगी सेक्शन 67 में। इसके अगेंस्ट अगर कोई भी इसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील करनी है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब हमें सेक्शन 71 एंड 72 और देखनी है। इनका जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, इन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको कैसे एनफोर्स कराया जाएगा? सेक्शन 71 कह रहा है इसको बिल्कुल वैसे ही एनफोर्स कराया जाएगा जैसे किसी सिविल कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स कराया जाता है। सिविल कोर्ट की डिग्री को कैसे एनफोर्स कराया जाता है? ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंग उसको एनफोर्स कराया जाता है, जैसे भी वो एनफोर्स होती है ना, सेम। आपको नहीं लिखना कि कैसे एनफोर्स कराना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उसको कैसे एनफोर्स कराना है। ऐसे एनफोर्स कराना है जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स कराया जाता है।
ठीक है, प्रोसीजर आपको नहीं बताना, सिंपली लिखना है, वैसे ही होगा जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स कराया जाता है, वही रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, नेशनल कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, सेम मैनर में एनफोर्स कराया जाएगा जैसे किसी सिविल कोर्ट की डिग्री को एनफोर्स कराया जाता है। ये मैम 72 सर। ये जी मैम बोलिए। सीसीपीए का बताया वो नेशनल कमीशन में जाएगा, तो सीसीपीए के पास तो कोई कंप्लेन ही नहीं होती है, एडवाइजरी बॉडी है ना वो तो। लेकिन उसके किसी ऑर्डर से तो कोई ग्रसित हो सकता है ना, ओके। किसी के ऊपर उसने पेनल्टी लगा दी, किसी के ऊपर उसने फाइन लगा दिया, ठीक है, कुछ भी कर रही है तो एडवाइजरी बॉडी नहीं है वो जो आपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ओके। एडवाइजरी 3 सेक्शन में थी ना। हाँ, काउंसिल है वो, काउंसिल। अब आता है 72। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, स्टेट कमीशन ने, नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है और उसका नॉन कंप्लायंस होता है, ठीक है, उसके ऑर्डर को कोई कंप्लाई नहीं करता है तो पेनल्टी क्या होगी? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो क्या होगा? पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, ठीक है, कम से कम 1 महीने की जेल, बट विच में एक्सटेंड टू 3 years, और जो 3 साल तक भी एक्सटेंड कर सकती है, और विद फाइन, ठीक है, और वो फाइन कितना होगा? कम से कम 25,000 रुपए होगा, एंड विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और वो 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है, और बोथ यानी जेल और फाइन दोनों भी, कम से कम 1 महीने की जेल, या फिर जो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, और फाइन जो कम से कम 25,000 रुपए होगा, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, या फिर फाइन और जेल दोनों, अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ दीज कमीशंस, ठीक है। ये 72 में है मैम। जी 72 में।